हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स फैक्ट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 18 हाइड्रोलिक मशीन्स टर्बाइन्स। Hydraulic machines are defined as those machines which convert either hydraulic energy into mechanical energy और mechanical energy into hydraulic energy। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें बताया जा रहा है हाइड्रोलिक मशीन जो होता है वो एक ऐसा मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि एनर्जी पॉजेस्ड बाय वाटर, यानी कि पानी की मदद से हम उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू द हाइड्रोलिक एनर्जी। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये दो केसेस हैं। हाइड्रोलिक मशीन का काम है या तो वो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। The hydraulic machines which convert the hydraulic energy into mechanical energy are called turbines, while the hydraulic machines which convert mechanical energy into hydraulic energy are called pumps. ऐसे मशीन्स जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग टर्बाइंस बोलते हैं, और जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम पंप्स बोलते हैं। Thus, the study of hydraulic machine consists of study of turbines and pumps. Turbine consists of mainly study of Pelton turbine, Francis turbine, and Kaplan turbine, while pumps consist of study of centrifugal pump and reciprocating pumps. तो दोस्तों हमें यहाँ बताया जा रहा है कि हाइड्रोलिक मशीन के स्टडी में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, वो है टरबाइन और पंप्स। तो टरबाइंस में हमारे पास तीन टाइप है, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन, जबकि पंप में हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। अभी हम लोग सबसे पहले टरबाइंस के बारे में पढ़ेंगे। Turbines are defined as the hydraulic machines which convert hydraulic energy into mechanical energy. This mechanical energy is used in running an electric generator which is directly coupled to the shaft of the turbine. Thus, the mechanical energy is converted into electrical energy. The electric power which is obtained from the hydraulic energy is known as hydroelectric power. तो हम कह सकते हैं दोस्तों, टरबाइन एक ऐसा मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसको इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने में मदद लिया जाता है। इसका मेन काम होता है टरबाइन के शाफ्ट को चलाने का, और जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब पावर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। At present, the generation of hydroelectric power is the cheapest as compared by the power generated by other sources such as oil and coal. तो दोस्तों हमें पता है कि धरती पर सबसे ज़्यादा अवेलेबल अगर कोई चीज़ है तो वो है पानी। तो ये सबसे सस्ता पड़ता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना, क्योंकि आपको इसे कहीं स्टोर नहीं करना पड़ता और आपको ये कहीं से निकालना नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हैं। आप बस एक डैम बिल्ड करते हैं और उसके बाद आप पानी को उस स्पीड पे छोड़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जनरल लेआउट ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। A dam constructed across a river to store water. Pipes of large diameters called penstocks, which carry water under pressure from the storage reservoir to the turbine. These pipes are made of steel or reinforced concrete. Turbines having different types of vanes fitted to the wheels. Tail race, which is a channel which carries water away from the turbines after the water has worked on the turbines. The surface of the water in the tail race channel is also known as tail race. तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जनरल लेआउट क्या होता है। तो सबसे पहले हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी रिवर के अलोंग, ताकि हम पानी को स्टोर कर सकें। उसके बाद बहुत बड़े डायमीटर के पाइप को लगाया जाता है जो कि पेन स्टॉक को ले जाता है, उसको कहते हैं पेन स्टॉक है, जो वाटर ले जाता है प्रेशर में फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वायर्स टू द टर्बाइंस, यानी कि उस रिजर्वायर से, ऐसे यहाँ पे नदी बह रही होती है, यहाँ डैम बना दिया जाता है और यहाँ पर पाइप्स के थ्रू उस टरबाइन्स में ले जाया जाता है, जहाँ पे उस शाफ्ट में ले जाया जाता है जहाँ पे ये टरबाइन्स लगे होते हैं। और ये पाइप जो है वो स्टील या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का बना होता है। टरबाइन्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन्स फिटेड विथ व्हील्स। हर टरबाइन का अलग अलग वेन होता है, यानी कि उसका जो ब्लेड होता है वो अलग अलग शेप का दिया जाता है जिसकी जैसी जरूरत होती है।
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद वाटर को जब बाहर निकालना होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग टेल रेस कहते हैं, और उस जगह को भी हम लोग टेल रेस कहते हैं। वाटर को बाहर निकाला जाता है। सरफेस ऑफ वाटर इन द टेल रेस चैनल इज ऑल्सो नोन एज टेल रेस। हमारा अगला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ हेड्स एंड एफिशिएंसीज ऑफ टरबाइन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रॉस हेड। The difference between the head rest level and the tail rest level when no water is flowing is known as gross head. It is denoted by H and G. हमारा अगला टॉपिक है नेट हेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इफेक्टिव हेड एंड इज डिफाइंड एज द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। तो नेट हेड जो होता है वो टरबाइन के शुरुआत में लगा होता है। When water is flowing down from head rest to the turbine, a loss of head due to friction between the water and penstock occurs. Though there are other losses also, such as loss due to bend, pipe fittings, loss at the entrance of penstock, etc., yet they are having small magnitude as compared to the head loss due to the friction. Yet they are having small magnitude as compared to the head loss due to the friction. If HF is the head loss due to the friction between penstocks and water, the net heat on turbine is given by H is equal to Hg minus Hf. तो दोस्तों ये हमारा एक टरबाइन का पूरा फॉर्म फिगर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का। यह हमारा डैम का पोर्शन हो गया, यह हमारा पेनस्टॉक हो गया जिससे कि हमारा वाटर जो है वो टरबाइन पे जाता है। यह हमारा नोजल हो गया जहाँ से ये वेन्स पर गिरता है। ये हमारा वेन्स हो गया, वेन यानी कि हम कह सकते हैं प्लेट्स। ये हमारा टरबाइन का मोटर पोर्शन हो गया। और आप जैसा देख सकते हैं ग्रॉस हेड का मतलब हेड रेस्ट से टेल रेस्ट तक होता है, और नेट हेड जो होता है वो आपका टेल रेस्ट से आपका फ्रिक्शन तक। नेट हेड को हम यहाँ पे इफेक्टिव हेड कह सकते हैं। ये वो एरिया है जो वाटर के कारण इफेक्ट होता है और हेड रेस्ट से थोड़ा डिस्टेंस पे से चालू होता है और टेल रेस्ट तक जाता है। हमारे पास ग्रॉस हेड का एक फॉर्मूला है, वो है 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू वी स्क्वायर बाई डी इंटू 2g। वी का हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पेन स्टॉक, एल हो गया लेंथ, और डी हो गया डायमीटर ऑफ पेन स्टॉक। अब हम आते हैं एफिशिएंसीज ऑफ टरबाइन पे। तो 4 तरह की एफिशिएंसीज होती है। पहला है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, दूसरा है मैकेनिकल एफिशिएंसी, तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और चौथा है ओवरऑल एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा एच से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर गिवन बाय वाटर to the runner of a turbine. Runner is rotating part of turbine and on the runner vanes are fixed to the power supplied by the water at the inlet of turbine. तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, रनर उसको बोलते हैं, ये जो रोटेटिंग पार्ट यहाँ पर होता है टरबाइन के अंदर, और ये वेन्स जो होता है ये प्लेट होता है जिस पे वाटर फॉल करता है। It is defined as the ratio of power given by water to the runner of a turbine to the power supplied by the water at the inlet of turbine. The power at the inlet of turbine is more, and this power goes on decreasing as the water flows over the vanes of the turbine due to hydraulic losses as the vanes are not smooth. Hence the power delivered to the runner of the turbine will be less than the power available at the inlet of turbine. Thus, mathematically, the hydraulic efficiency of a turbine is written as power delivered to the runner and power supplied at the inlet is called the hydraulic efficiency of a turbine. तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कोई भी मशीन जब काम करता है तो उसमें कुछ लॉस होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो पावर होगा एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, यानी टरबाइन के इनलेट पर जो वाटर का प्रेशर और फ्लो होगा वो घटते चला जाएगा, क्योंकि वेन्स रेगुलर साइज में नहीं होते। एक्चुअल में रेगुलर साइज में होते हैं बट स्मूथ नहीं होते। और जो पावर डिलीवर होगा रनर पे टरबाइन के वो कम होगा जो इनलेट ऑफ टरबाइन पे अवेलेबल था। तो हम लोग पावर डिलीवर टू द रनर को आरपी से रिप्रेजेंट करते हैं और पावर सप्लाइड एट इनलेट को डब्ल्यूपी से रिप्रेजेंट करते हैं। आरपी का वैल्यू आ जाता है हमारा W/G V W1U1 प्लस माइनस V W2U2 बाई 1000 किलोवाट। और जब हम लोग
पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे चाहिए W इंटू एच बाई 1000 किलोवाट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं W जो है हमारा वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स ऑफ टरबाइन पर सेकेंड है, तो वो आता है हमारा रो जी इंटू क्यू। क्यू जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड है। VW1 हमारा वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड एट इनलेट है और VW2 हमारा वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड एट आउटलेट है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलो, ये जो वर्ड लिखा गया है एक्चुअल में इसका मतलब होता है कोई भी फास्ट रोटेटिंग पार्ट। तो एक्चुअल में ये रनर का वेलोसिटी हमें बताना चाह रहा है कि हम लोग ने रनर का वेलोसिटी कंसीडर किया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। वर्ल्ड का सिनोनिम हो गया रनर। यू हो गया हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ वेन। अब वो फिर इनलेट और आउटलेट के लिए चेंज होगा क्योंकि ये रेडियल वेन है। एच हमारा नेट हेड हो गया टरबाइन का। तो अब हम जब पावर सप्लाई निकालेंगे तो पावर एट द इनलेट ऑफ टरबाइन जब निकालेंगे हम लोग तो आएगा रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच बाई 1000। तो हमारा फॉर्मूला फाइनली आ जाएगा जी इंटू क्यू इंटू एच किलोवाट। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी दो केस दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर रो का वैल्यू 1000 लिया गया है, तो ये वाटर के लिए ये फॉर्मूला आया है क्योंकि वाटर का ही डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इस पॉइंट में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि वाटर जो है वो 1000 की डेंसिटी रखता है। तो अगर आपको वाटर का केस कंसीडर करना है तो आपका फॉर्मूला ये होगा, अदरवाइज आपका फॉर्मूला ये होगा जब आप किसी दूसरे लिक्विड का फ्लो दिखा रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है मैकेनिकल एफिशिएंसी। पावर डिलीवर्ड बाय वाटर टू द runner of a turbine is transmitted to the shaft of the turbine. Due to the mechanical losses, the power available at a shaft of the turbine is less than the power delivered to the runner of a turbine. The ratio of power available at the shaft of the turbine to the power delivered of the runner is defined as mechanical efficiency. Hence, mathematically, it is written as power at the shaft of the turbine divided by power delivered by the water to the runner, SP by RP. तो दोस्तों हम देखते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी में हमारा जो वर्क प्रोड्यूस होता है उसकी एफिशिएंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है कि मैकेनिकल लॉस के कारण जो पावर अवेलेबल होता है शाफ्ट पे, वो टरबाइन शाफ्ट ऑफ टरबाइन पे वो कम होता है जो पावर डिलीवर होता है रनर ऑफ टरबाइन पे। हमारा अगला टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। The volume of water striking to the runner of turbine is slightly less than the volume of water supplied to the turbine. तो दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है यानी कि हमारा कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इनलेट से लेके टरबाइन के शाफ्ट तक जाता है, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्चार्ज टू द टेल रेस विदाउट स्ट्राइकिंग द रनर ऑफ टरबाइन। थोड़ा सा जो पानी का वॉल्यूम होता है वो बिना टेल रेस को स्ट्राइक किए हुए निकल जाता है runner of turbine से। Thus, the ratio of volume of water actually striking the runner to the volume of water supplied to the turbine is defined as volumetric efficiency. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं volume of water actually striking the runner divided by volume of water supplied to the turbine. हमारा अगला टॉपिक है ओवरऑल एफिशिएंसी। इसको हम एन नॉट से डिपेंड रिप्रेजेंट करते हैं। It is defined as the ratio of power available at the shaft of the turbine to the power supplied by the water at the inlet of turbine. It is written as volume available at the shaft of the turbine by power supplied at the inlet of turbine. तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमें पहले देखना है ओवरऑल एफिशिएंसी में हम पहले वॉल्यूम ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन जो अवेलेबल होगा, जो स्ट्राइक करेगा, वो उसको कंसिडर करेंगे और नीचे हम जो पावर सप्लाई करेंगे एट द इनलेट ऑफ टरबाइन उन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। इसको SP बाई WP कहते हैं। अब यहाँ पे हमको दिखाया जा रहा है कि आरपी जो होता है पावर डिलीवर टू रनर होता है, तो दोनों केस में ये आरपी आता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और ये फाइनली हम लोग इसको ओवरऑल एफिशिएंसी जो कि एन नॉट होता है उसको हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। If shaft power is taken in kilowatt, then water power should also be taken in kilowatt. Shaft power is commonly represented by P। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कोई भी यूनिट हो, हम लोग जब कोई भी इक्वेशन निकालते रहते हैं तो सारी यूनिट्स सेम साइंटिफिक यूनिट्स में होना चाहिए। अगर सारी यूनिट्स वाट में है तो वाट में, सारे वैल्यूज़ वाट में होने चाहिए और अगर सारे वैल्यूज़ किलो वाट में है तो सारे वैल्यूज़ किलो वाट में होने चाहिए। तो अब हम जब वाटर पावर इन किलो वाट निकालते हैं
हमारा फॉर्मूला ये होता है और यहाँ पे डेंसिटी वाटर का 1000 आएगा, तो हमारा जो एन नॉट यानी कि ओवरऑल एफिशिएंसी है वो आ जाता है पी बाई वाटर पावर इन किलोवाट। ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। ये जो हमारा फॉर्मूला है वाटर पावर इन किलोवाट, इसमें हम लोग वाटर का डेंसिटी 1000 लेते हैं और हमारा जब साफ्ट ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालते हैं तो वो हो जाता है साफ्ट पावर इन किलोवाट बाय वाटर पावर इन किलोवाट। तो पी बाई हम लोग पूरा फॉर्मूला रखते हैं जो हमने ऊपर देखा ये यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाता है ओवरऑल एफिशिएंसी। अब हम हाइड्रोलिक टरबाइंस के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। Hydraulic turbines are classified according to the type of energy available at the inlet of turbine, direction of flow through the vanes, head at the inlet of turbine, and specific speed of turbine. Thus, the following are the important classifications of the turbine. जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ में बताया जा रहा है कि हाइड्रोलिक टरबाइन जो होता है वो अलग अलग वेज में क्लासिफाइड होता है, जैसे कि इनलेट ऑफ टरबाइन, direction of flow through the vanes, head at inlet of turbine, specific speed of the turbine. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट जो टाइप है वो है इनलेट। इसमें हमारे पास दो टाइप है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। दूसरा हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर। इसके अंदर 4 क्लासिफिकेशन आते हैं। पहला है टेंजेंशियल फ्लो, दूसरा है रेडियल फ्लो, तीसरा है एक्सियल फ्लो, चौथा है मिक्स्ड। हमारा अगला मेन क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द हेड एट इनलेट ऑफ टरबाइन, वो होता है हाई हेड, मीडियम हेड और लो हेड टरबाइन। और चौथा हमारा है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। ये स्पीड के अकॉर्डिंग टरबाइन हम लोग कंसिडर करते हैं, तो इसमें भी 3 होता है, एक लो स्पेसिफिक स्पीड, हाई स्पेसिफिक स्पीड और मीडियम स्पेसिफिक स्पीड। If at the inlet of turbine the energy available is only kinetic energy, the turbine is known as impulse turbine. As the water flows over the vanes, the pressure is atmospheric from the inlet to the outlet of turbine. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अगर इनलेट ऑफ टरबाइन पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है तो उसको इम्पल्स टरबाइन कहते हैं, और जो वाटर यहाँ पे फ्लो करता है वेन्स के ऊपर से, वो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक होता है, जो कि इनलेट से आउटलेट पे जाता है, यानी कि वाटर अपने साथ ढेर सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके अंदर टरबाइन के पास जाता है। If at the inlet of turbine water possesses kinetic energy as well as pressure energy, the turbine is known as reaction turbine. तो अगर इनलेट ऑफ टरबाइन में वाटर में काइनेटिक एनर्जी हो एज वेल एज प्रेशर एनर्जी हो, तो अब हम इसको रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। एज द वाटर फ्लोज थ्रू द रनर, द वाटर इज अंडर pressure and the pressure energy goes on changing into kinetic energy. The runner is completely enclosed in an airtight casing and the runner and casing is completely full of water. तो हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जैसे जैसे वाटर फ्लो करता है रनर में, तो वो अपने साथ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लेके जाता है, और वो जो प्रेशर है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते जाता है। ये जो रनर है वो कम्प्लीटली एक एयर टाइट केसिंग होता है, यानी कि एक कम्प्लीटली हवा गुम बंद होता है, वो वैक्यूम की तरह होता है मगर वाटर फ्लो करते रहता है। और रनर और केसिंग जो है वो फुल ऑफ वाटर होता है, यानी कि पानी से भरा हुआ रहता है। If the water flows along the tangent of the runner, the turbine is known as tangential flow turbine. If water flows in the radial direction through the runner, the turbine is called radial flow turbine. If water flows from outwards to inwards radially, the turbine is known as inward radial flow turbine. On the other hand, if the water flows radially from inwards to outwards, the turbine is known as outward radial flow turbine. If the water flows through the runner along the direction parallel to the axis of rotation of the runner, the turbine is called axial flow turbine. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें अलग अलग टरबाइंस के एक एक लाइन का डिफिनीशन दिया गया है। जैसे कि टेंजेंशियल फ्लो में टरबाइन में होगा कि अगर वाटर जो है वो टेंजेंट के रूप में ट्रेवल करता है रनर से, तो वो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होगा। अगर वो रेडियली मूव करता है रनर में, तो वो रेडियल फ्लो टरबाइन होगा। इस तरह से हम आगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया पेल्टन व्हील या टरबाइन। द पेल्टन व्हील और द पेल्टन टरबाइन इज अ टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। अब दोस्तों हम लोग इम्पल्स टरबाइन के बारे में याद रखेंगे कि इम्पल्स टरबाइन जो होता है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करता है। द वाटर स्ट्राइक्स द बकेट अलोंग द टेंजेंट ऑफ द रन।
The energy available at the inlet of turbine is only kinetic energy. The pressure at the inlet and the outlet of turbine is atmospheric. This turbine is used for high heads and is named for L. A. Pelton, an American engineer. ये पानी जो है वो बकेट को टेंजेंशियली हिट करता है रनर के थ्रू, और जो एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। प्रेशर जो इनलेट और आउटलेट पे फॉर्म होता है वो एटमॉस्फेरिक होता है, और ये टरबाइन जो है बहुत बड़े-बड़े हेड्स के लिए यूज किया जाता है, और इसको एल ए पेल्टन एक अमेरिकन इंजीनियर के नाम पे रखा गया था इसका नाम। Figure 18.1 shows the layout of hydroelectric power plant in which the turbine is built on wheel. The water from the reservoir flows through the penstocks at the outlet of which nozzle is fitted. The nozzle increases the kinetic energy of water flowing through the penstock at the outlet of the nozzle. The water comes out in the form of a jet and strikes the bucket of the runner. The main parts of Pelton turbine are nozzle and flow regulating arrangement. Second is runner and buckets. Third is casing and fourth is braking jet. तो दोस्तों पेल्टन व्हील के पैराग्राफ में जो टरबाइन या पेल्टन व्हील कह लीजिए जो कंसिडर करने के लिए कहा गया है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्योंकि ये जो फिगर है वो 18.1 है। तो दोस्तों आपको याद होगा जब भी आप कभी पाइप से किसी चीज़ को पानी पटाते रहते हैं तो अगर आप उसके माउथ को थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तो वाटर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वो एक जेट की तरह निकलता है। उसी तरह से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी जहाँ पे टरबाइन होता है वो पेल्टन व्हील है, और वहाँ पर वाटर जो है जब रिजर्वायर से फ्लो करता है तो जब आउटलेट पे जाता है तो वहाँ पे एक नोजल लगाया जाता है ताकि नोजल जो है उस वाटर का स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, जिससे कि आपका जो शाफ्ट है वो बहुत तेज़ी से रोटेट हो और आपका जो एनर्जी है वो जल्दी और बहुत ज़्यादा जनरेट हो, ताकि कम वाटर यूज़ करके भी हम ज़्यादा पावर और एनर्जी जनरेट कर सकें। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ टरबाइन देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि नोजल जो होता है वो वाटर का जो आउटलेट होता है वहीं पे लगा होता है। ये हमारा पेन स्टॉक है जो वाटर को रिसीव करता है टरबाइन में जाने के लिए, और ये हमारा व्हील है। ये व्हील आपको रोटेट करके ये जो स्पीयर है यानी कि नोजल को बंद करने और खोलने के लिए आगे पीछे किया जा सकता है। उसी स्पीड से वाटर फ्लो करता है शाफ्ट और टरबाइन पे। जितना आप इसको पीछे खींचिएगा उतना कम जाएगा, और जितना आप इसको आगे कीजिएगा वो उतना जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा आगे कर देते हैं तो मूवमेंट ऑफ वाटर रुक जाएगा। The amount of water striking the buckets of the runner is controlled by providing a spear in the nozzle. The spear is a conical needle which is operated either by hand, wheel or automatically in an axial direction depending upon the size of unit. When the spear is pushed forward into the nozzle, the amount of water striking the runner is reduced. On the other hand, if the spear is pushed back, the amount of water striking the runner increases. तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग स्पीयर को पीछे खींच लें तो जो ज़्यादा पावर ज़्यादा वाटर जो है वो रनर पर जाएगा, लेकिन अगर हम स्पीयर को आगे ले जाएँ तो बहुत कम वाटर जो है वो फ्लो करेगा। Runner with buckets shows the runner of a Pelton wheel. It consists of circular disc on the periphery of number of buckets evenly spaced are fixed. The shape of bucket is of a double hemispherical cup or bowl. Each bucket is divided into two symmetrical parts by a dividing wall which is known as splitter. तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो रनर ऑफ पेल्टन व्हील है उसमें एक सर्कुलर डिस्क लगा होता है, और उसके आउटर सरफेस पे बहुत सारे बकेट्स लगे होते हैं जो कि बराबर स्पेसिंग पे लगे होते हैं। जो शेप ऑफ बकेट है वो डबल हेमिस्फेरिकल कप होता है या फिर बाउल की तरह यानी कटोरी की तरह होता है। हर बकेट को है वो दो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसको हम लोग स्प्लिटर बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फिगर में, ये हमारा पेल्टन व्हील हो गया और ये हमारा स्फेरिकल बाउल हो गया, ये बकेट हो गया। इसमें यही यहाँ पर आपका वाटर जेट के रूप में गिरता है, और ये जो रनर है वो फास्ट रोटेट होकर के पावर जनरेट करता है। The jet of water strikes on the splitter. The splitter divides the jet into two equal parts and the jet comes out at the edge of bucket. The buckets are shaped in which a way that the jet gets deflected through 160 or
160 or 170 degree. The buckets are made of cast iron, cast steel, bronze or stainless steel, depending upon the head at the inlet of turbine. दोस्तों हम जैसा कि देख सकते हैं बकेट जो होता है वो कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, ब्रॉन्ज या फिर स्टेनलेस स्टील का बना रहता है, जो डिपेंड करता है कि हेड ऑफ इनलेट ऑफ टरबाइन कैसा है। स्प्लिटर जो है वो जेट को कम्प्लीटली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो आउटर एज ऑफ द बकेट पे ले जाता है। बकेट जो है शेप्ड होता है, जो जेट होता है उसको 160 या 170 डिग्री से डिफ्लेक्ट करवाता है। हमारा अगला पॉइंट है केसिंग। तो यहाँ नीचे का फिगर में आप लोग देख सकते हैं। फिगर 18.4 shows a Pelton turbine with a casing. The function of the casing is to prevent the splashing of water and to discharge the water to the tailrace. It also acts as a safeguard against the accidents. It is made of cast iron or fabricated steel plant. The casing of the Pelton wheel does not perform any hydraulic function. तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा केसिंग है। ये हमारा केसिंग है, चारों तरफ लगा हुआ है, मगर एक्चुअल में केसिंग का कोई काम ये जो है हमें किसी भी एक्सीडेंट होने से बचाता है और पानी को बहुत ही आराम से अपने केसिंग के अंदर रखता है और कोई मिसहैप ना हो इसलिए इसको लगाया जाता है। ये जो है वो कास्ट आयरन और फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट्स का बना होता है। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है ब्रेकिंग जेट। When the nozzle is completely closed by the moving the spear in the forward direction, the amount of water striking the runner reduces to zero. But the runner, due to inertia, goes on revolving for a long time. To stop the runner in short time, a small nozzle is provided which directs the jet of water on the back of the vanes. This jet of water is called braking jet. ब्रेकिंग जेट जो है वो हम लोग स्पीयर को कह सकते हैं, क्योंकि जब स्पीयर फुल्ली आगे चला जाता है तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो जीरो हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रेकिंग ऑफ जेट कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी ट्रायंगल्स एंड वर्क डन फॉर पेल्टन व्हील। जैसा हमारा पिछले चैप्टर में आया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड जेट प्रोपल्सन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग ने देखा था कि जब जेट रेडियली मूव करता है तो वो वेलोसिटी ट्रायंगल मूव बनाता है। तो वैसे ही वेलोसिटी ट्रायंगल हम लोग और वर्क डन निकालेंगे पेल्टन व्हील के लिए। फिगर 18.5 shows the shape of the vanes or buckets of the Pelton wheel. The jet of water from the nozzle strikes the bucket at the splitter, which splits up the jet into two parts. This part of jet glides over the inner surfaces and comes out at the outer edge. Figure 18.5b shows the direction of bucket at jet. The splitter is at inlet tip and the outer edge of the bucket is the outlet tip of the bucket. The inlet velocity triangle is drawn at the splitter and the outer velocity triangle is drawn at the outer edge of the bucket by the same method as explained in chapter 17. So friends, you can see the velocity triangle concept in chapter 17 which I have taught. It is the previous video of my channel. You can go and visit there. So friends, you can see here the splitter acts just like this. The water comes in these buckets and this is the size of bucket. This is directly connected to the runner. It splits the jet into two parts. The part of jet glides over the inner surfaces of the and comes out at the outer edge. So we can see here the theory says us that the jet will come at the inner surface and release from the outer surface of the runner which we are using. The B section shows the bucket at jet. The splitter is the inlet tip and the outer edge of the bucket is at the outlet tip of the bucket. So we can see here as the jet is coming. So the jet comes inwards and is released outwards. You can see the process here in both the shape. It is just like a jet. It comes and it strikes back. This we are reading here is the head of the bucket, and here we can see the velocity triangle forming. Hg is the gross head, that is 4f lv square by d into 2g. For the net head of the Pelton wheel, we have derived the formula hg minus hf. For diameter of penstock, we consider d star here because we have 3 diameters. So for diameter of jet, we have taken small d, and for diameter of wheel, we have taken the capital D. So velocity of inlet formula we have from the last chapter. It is going on same way. It is root 2 GH. The velocity triangle at the inlet will be a straight line where the relative velocity is equal to
velocity minus initial velocity. Alpha is 0 and even the theta is 0 degree. So from the velocity triangle at outlet, we have VR2 cos phi minus U2. So the force exerted by a jet of water in the direction of motion is given by Fx is equal to rho a V1 VW1 plus VW2. This is the formula of force we'll get at the outlet of the jet of water in the direction of motion. As the angle beta is an acute angle, positive sign should be taken. Also, this is the case of series of waves. The mass of water striking is rho a v1 and not rho a v r1. So we have to consider here normal velocity, not the relative velocity. A is the area of jet which is given. So jet will be in the area formula 5 by 4 d square. Now the work done by jet on the runner per second is rho a v1 vw1 plus vw2 into u, and the unit will have is Newton meter per second. Same way we get the power given formula and the work done per second unit weight of water striking. These are the formulas, we have to remember it. So here are all the formulas. The energy supplied to the jet at the inlet in the form of kinetic energy is equal to half mv square, as we know. Half into mass into velocity square is the kinetic energy of any material which we require or we calculate. So mass here we get rho a v1 and velocity is first velocity square. Next we get here the hydraulic efficiency. So hydraulic efficiency case is considered, and finally when we substitute these values from the equation in the equation 18.12 which we have calculated here, we get the value. The initial velocity we get v1 by 2. So this equation here states that the hydraulic efficiency of a Pelton wheel will be maximum when the velocity of wheel is half the velocity of jet of water at the inlet. तो दोस्तों हम जान रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमारा जो टरबाइन है उसमें जो है अगर हमारा जिस स्पीड से जेट जा रहा है उसके 50% पे उसके 50% से हमारा जो वेलोसिटी ऑफ टर्निंग है यानी कि बकेट लगा हुआ जो टरबाइन है वो जो है वो जेट के स्पीड से 50% लेस होना चाहिए, तो हमें जो है मैक्सिमम इफ़िशियंसी मिल जाएगा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ देख सकते हैं, वो आया है 1 प्लस कॉस 5/2। हमारा अगला टॉपिक है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर पेल्टन व्हील। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इनलेट जो है वो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू रूट 2 GH आएगा। कोफिशिएंट हम लोग जानते हैं जो कॉमन है, फिक्स्ड वैल्यू है 0.98 या 0.99 लेंगे। एच हमारा नेट हेड ऑन टरबाइन होता है। वेलोसिटी ऑफ व्हील जो है वो आता है हमारा फाई इंटू रूट 2 GH के फॉर्मूला से। फाई हमारा स्पीड रेशियो है जो वेरी करता है 0.43 से 0.48 के लिए। ये हमारे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करना ज़रूरी है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट थ्रू बकेट। The angle of deflection of the jet through bucket is taken at 165 degree. If no angle of deflection is given, the mean diameter or the pitch diameter d of the Pelton wheel is given by u is equal to pi d n by 60 और d is equal to 60 u by pi n। सो दोस्तों अगर कोई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमें नहीं दिया रहेगा तो हम कॉमन वैल्यू 165 डिग्री लेंगे और मीन डायमीटर पिच या फिर पिच डायमीटर जो होगा पेल्टन व्हील का वो होगा वैल्यू 60 u by pi n। Jet ratio, it is defined as the ratio of pitch meter. It is defined as the ratio of pitch diameter of the Pelton wheel to the diameter of jet. It is denoted by m and is given by। तो देखिए दोस्तों जेट रेशियो का वैल्यू हमें दिखाया गया है कि डायमीटर ऑफ पेल्टन व्हील डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ जेट हमको लेना है, उसका वैल्यू m से डिनोट करते हैं हम लोग। मोस्ट केसेस के लिए वैल्यू यहाँ पे 12 आता है। नंबर ऑफ बकेट ऑन अ रनर ये हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला है z इज इक्वल टू 15 प्लस d/2d। d/2d फिक्स रेशियो है और 15 फिक्स नंबर है। नंबर ऑफ जेट जब हम कैलकुलेट करते हैं इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल रेट ऑफ फ्लो थ्रू द टरबाइन बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सिंगल जेट। तो दोस्तों अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। तो पेल्टन व्हील हैज़ अ मीन बकेट ऑफ
speed of 10 meters per second with a jet of water flowing at the rate of 700 liters per second under a head of 30 meters. The bucket reflects the jet through an angle of 160 degree. The bucket deflects through the jet through an angle of 160 degree. Calculate the power given by the water to the runner and the hydraulic efficiency of the turbine. Assume coefficient of velocity as 0.98, which is the common value. So we have these all the common values. The value of angle will be decided from phi is equal to 180 degree minus 160 is equal to 20 degree. So velocity when we'll calculate by formula of CV into root 2 GH, the value we get is 23.77 meter per second. For outlet velocity triangle, we get the value as 13.77 cos 20 degree minus 10 is equal to 2.94 meter per second. And the work done value, according to the formula, we get 186.97 kilowatt. The hydraulic efficiency of the turbine is given by 9, this formula, and the value we get is 94.54%. So friends, on the given basic solutions, you can understand these questions and solve this. We'll move to the next portion. हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन ऑफ पेल्टन व्हील. डिज़ाइन ऑफ पेल्टन व्हील मीन्स द फॉलोइंग डेटा इज टू बी डिटरमाइन. तो उसमें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पेल्टन व्हील का डिज़ाइन के लिए हमें क्या क्या डेटा जरूरी है. तो सबसे पहला है डायमीटर ऑफ जेट, फिर है डायमीटर ऑफ व्हील, फिर विड्थ ऑफ बकेट विच इज़ 5 इंटू डी, डेप्थ ऑफ बकेट विच इज़ 1.2 इंटू डी, नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द व्हील, साइज ऑफ बकेट मीन्स द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द बकेट. तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. रेडियल फ्लो turbines are those turbines in which the water flows in the radial direction. The water may flow radially from outwards to inwards or from inwards to outwards. If the water flows from outwards to inwards through the runner, the turbine is known as inward radial flow turbine, and the water flows from inwards to outwards, the turbine is known as outward radial flow turbine. तो हम लोग रेडियल फ्लो टर्बाइन देख रहे हैं और उसमें भी ये रिएक्शन टर्बाइन है. तो अगर वाटर जो है वो इनवर्ड से आउटवर्ड जाता है तो वो आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन होगा, और अगर आउटवर्ड से इनवर्ड आ जाता है वो इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन होगा. तो रिएक्शन टर्बाइन मीन्स दैट द वाटर एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन पॉजेस काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्शन टर्बाइन जो होगा वो दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी या यू का है प्रेशर एनर्जी दोनों इंक्लूड करेगा अपने में. जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि रिएक्शन टर्बाइन में दोनों वैल्यूज होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी होता है उसमें. एज द वाटर फ्लोज थ्रू द रनर, अ पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी गोज ऑन चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी. Thus the water through the runner is under pressure, and thus the runner is completely enclosed in airtight casing, and the runner is always full of water. तो ये देखिए दोस्तों, पीछे का जो हमारा थ्योरी पार्ट था उसको यहाँ पे रिपीट किया गया है, क्योंकि टरबाइन का जो भी फंडामेंटल इक्विपमेंट्स होते हैं वो फुल्ली सेम होते हैं. बस रिएक्शन टरबाइन और पेल्टन व्हील में इतना अंतर है कि पेल्टन व्हील में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है और रिएक्शन टरबाइन में आपका काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी दोनों होता है. हमारा अगला टॉपिक है मेन पार्ट्स ऑफ अ रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन. द मेन पार्ट्स आर, फर्स्ट इज केसिंग, सेकंड इज गाइड मैकेनिज्म, थर्ड इज रनर, एंड फोर्थ इज ड्राफ्ट ट्यूब. Casing, as the mentioned above, that in the case of reaction turbine, casing and runner are always full of water. The water from the penstock enters the casing, which is a shape of spiral shape in which the area of cross section of casing goes on decreasing gradually. The casing completely surrounds the runner of the turbine. The casing is shown in figure 18.10, which is made of spiral shape so that the water may enter the runner at constant velocity throughout the circumference of the runner. The casing is made of concrete, cast steel और plate steel. तो दोस्तों जैसा हम देख सकते हैं, हमें बताया गया है कि इसका जो रिएक्शन टरबाइन का जो केसिंग है उसका शेप थोड़ा अलग होता है, वो सर्कुलर वे में होता है, मगर जो पेन स्टॉक होता है उसका में वाटर हमेशा रहता है और केसिंग में भी हमेशा वाटर भरा रहता है. और स्पायरल शेप में इसलिए देते हैं ताकि केसिंग जो है वो एरिया उसका धीरे धीरे घटता जाता है. केसिंग जो है वो पूरी रनर को कवर कर लेता है. केसिंग जो है कास्ट स्टील और या फिर प्लेट स्टील से बनता है. हमारा अगला टॉपिक है गाइड मैकेनिज्म. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी सर्कुलर व्हील. एक ऐसा सर्कुलर व्हील होता है जो फिक्स होता है, जो ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं करता है, ऑल अराउंड द रनर ऑफ टर्बाइन. द स्टेशनरी गाइड वेन्स आर फिक्स्ड ऑन द गाइड मैकेनिज्म. गाइड मैकेनिज्म पे जो स्टेशनरी गाइड वेन है ये फिक्स होता है. द गाइड वेन्स अलाउ द वाटर टू स्ट्राइक द वेन्स फिक्स्ड ऑन द रनर विदाउट शॉक एट इनलेट. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेन्स है उसको फिक्स रखा जाता है और गाइड वेन्स जो है
वो उसी वेन्स पर वाटर को स्प्लिट होने देते हैं और मतलब वाटर जो है उसी वेन्स पे पड़ता है। Also, by a suitable arrangement, the width between the two adjacent veins of guide mechanism can be altered so that the amount of water striking the runner can be varied. तो अगर हमें अमाउंट ऑफ जेट को बढ़ाना या घटाना है तो हम दो एडजेसेंट वेन को गाइड मैकेनिज्म के थ्रू पास या दूर कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रनर। ये सर्कुलर व्हील होता है जिसमें बहुत सारा रेडियल कर्व वेन होता है, फिक्स होता है। द सर्फेस ऑफ वेन्स आर वेरी स्मूथ। द रेडियल कर्व्ड वेन्स आर सो शेप्ड दैट द वाटर enters and leave the runner without shock. The runners are made of cast steel, cast iron और stainless steel. They are keyed to the shaft. तो हम यहाँ देख सकते हैं रनर जो है वो अंदरूनी पार्ट होता है और ये जो है आउटर केसिंग से थोड़ा अंदर होता है और ये इसको इस तरह से बनाया जाता है कि जब वाटर इस पे पड़े तो ये टरबाइन के सिस्टम को कोई झटका ना दे और ना ही कोई परेशानी हो और वाटर स्मूथली इस पूरे सिस्टम में फ्लो कर सके। ये बना होता है कास्ट स्टील या फिर कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील से। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेडियल रिएक्शन टरबाइन के फिगर को। वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक जो है वो यहाँ आता है। ये हमारा बीच का पार्ट हो गया जो रनर है जहाँ पे वाटर वेन्स पे पड़ता है, लेकिन ये पैसेज के थ्रू आता है। उसके बाद स्पाइरल केसिंग में होते हुए ये रनर पे यहाँ पड़ता है। ये हमारा गाइड व्हील है जो वाटर को इस तरह से मूव करा के अंदर ले जाता है। हमारा अगला टॉपिक है ड्राफ्ट ट्यूब। द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द रनर ऑफ a reaction turbine is generally less than the atmospheric pressure. The water at the exit cannot be directly discharged to the tail race. A tube or pipe of gradually increasing area is used for discharging water from the exit of the turbine to the tail race. This tube of increasing area is called draft tube. तो ड्राफ्ट ट्यूब एग्जिट पे एक ऐसा प्रेशर बनाता है जो कि तो ड्राफ्ट ट्यूब एक ऐसा प्रेशर है जो कि एग्जिट पे लगता है, एग्जिट ऑफ रनर पे, और इसके थ्रू जो है वाटर और एग्जिट है वो डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं होता है टेल रेस पे। एक ट्यूब या एक पाइप होता है जो कि इंक्रीजिंग एरिया का होता है ताकि वो डिस्चार्जिंग वाटर को एग्जिट ऑफ टरबाइन या फिर टेल रेस तक ले जा सके। द ट्यूब ऑफ इंक्रीजिंग एरिया इज कॉल्ड ड्राफ्ट ट्यूब।